अब हम बात करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत की। आज हम हर बीतते दिन के साथ डिजिटल इंडिया का सपना सच कर रहे हैं। ऑनलाइन लेन देन और डिजिटल भुगतान बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग को अपना रहे हैं। डिजिटल इकॉनमी की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और व्यापार से सुविधाओं में इजाफा भी हुआ है, तो इसके साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न है। ऑनलाइन ठगी और फोन फिशिंग की खबरें ग्राहकों को डराती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार ने न सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शंस के तौर तरीकों को लेकर लोगों को जागरूक किया है, बल्कि ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोकने के लिए सख्त कदम भी उठा रही है। तमाम नए कानून भी बनाए गए हैं और रिजर्व बैंक ने भी ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई है। कई नए नियम बनाए गए हैं। साइबर लॉज को लेकर के और मजबूत किया गया है। कैसे बचा जाए ऐसी धोखाधड़ी से, कितनी कारगर हैं इसको लेकर जो बनाए गए हैं कानून, क्या और किए जाने की ज़रूरत है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ आज अपने इस कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। नमस्कार, मैं हूं निखिल। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में अनुज कुमार अग्रवाल, जो कि चेयरमैन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर लॉज एंड साइबर क्राइम है, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एडवोकेट संजय कुमार चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और इस विषय पर अपनी राय रखेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने अपने इंट्रो में कहा कि डिजिटल इंडिया बनाने का सपना हम सब देख रहे हैं और उसमें लगातार कदम भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, जो डिजिटल भुगतान के समय लेन देन में कभी गड़बड़ी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं डराती है और जो आम लोग हैं लगातार उनको कहीं ना कहीं उनको कदम पीछे खींचने पर मजबूर करती है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि इस तरह के जो मामले हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए और उसको लेकर के जो हमारे कानून हैं वो बेहतर हों। यहाँ पर हम अनुज कुमार अग्रवाल आपके साथ सबसे पहले जुड़ना चाहेंगे। किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिनारियो को? अगर अभी ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात कही जाए, डिजिटल फ्रॉड्स की बात कही जाए, वित्तीय जो लेन देन है इसमें जो फ्रॉड्स है उसका पूरा एम्बिट किस तरह से आप देखते हैं? भारत में कितना बड़ा ये एक खतरा बनकर उभरा है पिछले कुछ वर्षों में, और जो कानून है, साइबर लॉज है, वो कितने सख्त है और कितना और इसमें किए जाने की कुछ जरूरत है? देखिए, आज हमारे सभी जो ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो निजी जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या गवर्नमेंट से इंटरेक्शन हो, वो सारे के सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, डिजिटल हो चुके हैं। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत ही सस्ते, सुलभ हैं और हर व्यक्ति, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, आज सभी सुविधाओं का फायदा उठा पा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही साइबर क्राइम में भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एसोचैम का एक सर्वे कुछ समय पहले आया था, तो उन्होंने बताया कि साल दर साल 400% की इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जो कि बड़ा चिंताजनक है। साल 2019 में ऐसा माना गया है कि कई करोड़ साइबर क्राइम के मामले हुए लोगों के साथ, छोटे बड़े, विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक। तो ये जो नंबर्स हैं ये बहुत बड़े हैं। हमारे देश में जो डिजिटल क्रांति हो रही है, जो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, उसको बहुत तेजी से सरकार ने प्रयास करके आगे बढ़ाया है। लोगों ने भी उसमें पूरा साथ दिया है। कोविड में भी हमने देखा कि भारत एक ऐसा देश था जहां पर रूरल जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद जनता को कोई खास परेशानी नहीं हुई। उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चलते रहे, सरकार से उनका संभाग लगातार बना रहा, सरकारी स्कीम्स का फायदा उन्हें मिलता रहा जी। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि साइबर क्राइम पर रोक लगाई जाए, इसको जनता इससे भयभीत ना होने पाए। क्योंकि अगर ये मामले बहुत बढ़ेंगे और लोगों को इसमें रिएक्शन नहीं मिलेगा तो लोग इससे भयभीत हो जाएंगे और ये जो डिजिटल इंडिया की बात है, डिजिटल क्रांति चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं जनता पीछे हटेगी जी। अब इसमें जहां तक सवाल कानूनों का है, तो देखिए कई अच्छे प्रयास हुए हैं। आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर 2017 में जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जनता के किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, तो उन्हें बैंक की तरफ से पैसा वापस किया जाएगा, बशर्ते जनता के व्यक्ति ने जिसका नुकसान हुआ है स्वयं कोई हिस्सेदारी ना की हो, उन्होंने अपना ओटीपी वगैरह ना बताया हो। तो ये बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप जी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आईपीसी में कई ऐसे प्रावधान है
जी, और यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। जो हमारे हम बात कर रहे थे अनुज अग्रवाल जी से, और किस तरह से ख़ास है ये इससे जुड़े हुए कानून और कितने व्यापक हैं, कितने फिलहाल जिसको कहते हैं कि इसको रोक पाने में इस तरह के साइबर क्राइम्स को वो अभी कारगर हैं, इस विषय में वो जानकारी दे रहे थे। जी, तो ये जो हमारे जो कानून हैं ये निश्चित रूप से काफी व्यापक है। इनका जो दायरा है इसमें देखिए दो तीन बड़ी अच्छी चीजें हैं। एक तो इसमें जुरिस्डिक्शन का इशू नहीं है, क्योंकि साइबर क्राइम की कोई बाउंड्री नहीं होती। आप उसे किसी जिले या प्रदेश से नहीं जोड़ सकते। एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश में रह रहा है, हो सकता है वो अपराधी महाराष्ट्र में बैठ के या किसी दूसरे प्रदेश में बैठ के कहीं से भी इनफैक्ट इंटरनेशनल भी कर सकता है। तो इस कानून में जुरिस्डिक्शन का उन्होंने कोई इशू नहीं रखा, इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन को भी माना है। जी, दूसरा, इसमें जो जांच अधिकारी हैं वो इंस्पेक्टर स्तर के रखे गए हैं, और उनको ये छूट दी गई है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाके जहां पर अपराध हुआ है या होने की संभावना है, अपनी जांच को, इलेक्ट्रॉनिक जांच को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने भी इस प्रकार की अपनी जो है सर्कुलर जारी की है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो बैंक उसको जो है पैसा उसका वापस करे। तभी सिस्टम में लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो कानून अच्छे हैं, व्यापक हैं। हाँ, उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें टेक्नोलॉजी की अभी थोड़ी सी कमी है। जो हमारी पुलिस फोर्सेज हैं वो अच्छी तरह से ट्रेन नहीं हो पाई है पूरी तरह से, तो उनको अपने आप को थोड़ा करना है कि अच्छे से ट्रेन करना है, ताकि वो लोगों की शिकायतों को सुन के तेजी से उस पर कार्रवाई करें और लोगों का नुकसान कम से कम हो, जल्दी से जल्दी अगर कभी फ्रॉड हो जाए तो उन्हें न्याय मिल सके। जी बिल्कुल। और इन कानूनों का किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस तरह से पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, इसके लिए डॉक्टर विक्रम सिंह के पास चलते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर बताइए कि इस तरह से किस तरह से या किस तरह के मामले सबसे ज़्यादा, जब ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात होती है तो वो रिपोर्ट होते हैं, और रिपोर्ट होने पर क्या जो स्टैंडर्ड प्रोसीजिंग ऑपरेशन तरीके हैं, एक तरह से कहा जाए, जो जिस तरह के पुलिस जो कार्रवाई करती है, किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है, और कितना आपको लगता है कि क्योंकि ये माना जाता है कि इस तरह के अपराधों में अक्सर जो अपराधी हैं वो फ्रॉड करके, खासतौर पर फोन फिशिंग वगैरह के मामले में वो बच निकलते हैं। क्या ये कितनी सच्चाई है और किस तरह से धरपकड़ की जाती है इन लोगों की? देखिए जी, आपकी बात में पूरी वास्तविकता है, और जैसा अनुज जी ने कहा है उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जो रजिस्टर्ड केसेस है लगभग 3,500 प्रतिवर्ष, जो 17-18 के एनसीआरबी का डेटा है, वास्तविक फिगर्स उससे कहीं ज्यादा है। और नॉन रजिस्ट्रेशन से अगर हम शुरू करें, सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन ये है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। कम लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने प्रत्येक यूनियन टेरिटरी में और राज्य में एक आईजी और एडीजी स्तर का एक अधिकारी नियुक्त किया है, जो नोडल ऑफिसर है इन अपराधों के इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। इसके अलावा भारत सरकार की वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in की अगर कहीं कोई समस्या आती है तो इस वेबसाइट को सब लोग याद रखें, इस पे एक्सेस करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हम समस्या की बात करते हैं। जहां कहीं आईटी एक्ट में समस्या आती है, मेरा परामर्श होगा, संजय चड्ढा जी बड़े विद्वान अधिवक्ता बैठे हैं, आईपीसी और अन्य सुसंगत एक्ट्स के साथ, जैसे डाउरी एक्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में है, SC/ST एक्ट है, उसका समावेश अगर कर ले, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट है, अगर ये लगा लें तो आपको कहीं पर असहज नहीं होना पड़ेगा। लेकिन केवल अगर आईटी एक्ट पे ही निर्भर रहेंगे तो कदाचित शायद आपको कामयाबी उतनी नहीं मिले। इसके अलावा अगर आप देखें कि पुलिस कर्मियों की, जैसा कि अनुज जी ने कहा, प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। अधिकांश हमारे पुलिस अधिकारी इससे अनभिज्ञ हैं। जो विभिन्न चीजें हैं जिसको आईटी एक्ट में जिसका कि समाधान होना आवश्यक है, तो उसके बारे में शॉर्ट कैप्सूल कोर्स। लेकिन अब संतोष का विषय यह है कि सेमिनार के माध्यम से, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से, प्रशिक्षण से पुलिस कर्मियों को सुशिक्षित किया जाता है। मुझे याद है 10 साल पहले एक विवेचक ने कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल करके जब कोर्ट में पेश करना था, तो सूजा और सुपली लेकर के हार्ड डिस्क को पंचर करके उसमें रस्सी डाल करके कोर्ट के सामने पेश किया, तो जो बचा कुचा साक्ष्य था वो भी सत्यानाश हो गया। तो इस प्रकार की अनभिज्ञता या कंप्यूटर इलिटरेसी हमारे लिए आत्मघात से कम नहीं है। तो हमको अपने विवेचकों के प्रशिक्षण, उनकी गुणवत्ता, डूज एंड डोंट्स, स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और किस प्रकार साक्ष्य को न्यायालय में पेश करना है, इसके बारे में भली भांति प्रशिक्षित होना पड़ेगा। वरना ये हमारी ना तजुर्बेकारी और इनएक्सपीरियंस, ये इसके बड़े भयावह परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, आपने तो केवल साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की बात की, लेकिन जो ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग है, उसके बारे में जब चर्चा होगी तो बताएंगे, वो एक दूसरा एक नया आयाम भयावह स्थिति है। जी बिल्कुल।
जी, इसकी बहुत सारी शाखाएं अगर कहा जाए, एक के बाद एक, चूंकि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई जिस तरह से आपने कहा, वो निश्चित तौर पर और आगे जाती है। किस तरह से धरपकड़ कर पाते हैं विक्रम सिंह जी अपराधियों की, क्योंकि ये बेहद जरूरी है और इसी से जो कानून व्यवस्था के को लेकर के लोगों के मन में विश्वास जगता है। निखिल जी, अब आपको जान के बहुत हर्ष होगा, हमारे आईपीएस ऑफिसर्स में और विवेचकों में बहुत बीटेक, एमटेक, एमसीए और बड़े कुशल विवेचक आ गए हैं। इसलिए अब वो समस्या हमारे पास नहीं है कि इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। हमारी कामयाबी का रेट भी बहुत, डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं मिटाए जा सकते हैं। जो एक्चुअल फुटप्रिंट्स है और फिंगरप्रिंट वो तो मिटा सकते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटाए नहीं जा सकते हैं। ये एक सक्सेस स्टोरी है हमारी। इसी तरीके से जो धरपकड़ होती है, बाकी प्रक्रिया तो सीआरपीसी के अनुसार होती है, सारे कानूनों के ऊपर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो सर्च और सीजर्स के मामले हैं। लेकिन विवेचक का ब्रीफ होना, शिक्षित होना, कंप्यूटर लिटरेट होना, ज्यादा ऐसा ना हो कि जा करके, क्योंकि ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड पे जो बहुत शातिर दिमाग के जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो ऑटो डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जिस आदमी ने जाकर के पहली बार स्विच ऑन किया और गलत बटन में पासवर्ड डाला, वो अपने आप ही क्रैश कर जाएगा। लेकिन संतोष का विषय है कि कुशल विवेचक वो सारी चीजें हार्ड डिस्क और कुकीज के माध्यम से लैपटॉप से बरामद कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा कहीं गया नहीं है। कुशल विवेचक को चाहिए कि साइबर फोरेंसिक्स के माध्यम से उसकी तह तक पहुंच जाए और उसमें से कुकीज में डेटा हो, कुकीज में डिटेल हो, कुकीज में पोर्नोग्राफी हो, वो कुशल विवेचक वहां तक जरूर पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल। तो जो बात आप कह रहे हैं, जो आपकी बात का सूत्र है, उसको वहीं से आगे बढ़ाते हुए एडवोकेट संजय चड्ढा जी के पास चलते हैं। संजय चड्ढा जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई धरपकड़ हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे अपराधों के विरुद्ध न्याय मिलने की कितनी संभावना है, और ऐसे मुकदमों में इससे जुड़े जो फ्रॉडुलेंट व्यक्ति हैं वो कितने प्रोसिक्यूट हो पाते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी न्याय व्यवस्था को? विक्रम सिंह जी ने कहा कि केवल एक तरह के न्याय से या एक तरह के कानून से शायद इसमें पार पाना बहुत संभव नहीं होगा। देखिए, आदरणीय विक्रम सिंह जी ने जो बात कही, मैं उसको आगे बढ़ाने का, पहली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने कही वो ये है कि मात्र आईटी एक्ट के इस्तेमाल से ये चीज पे निवारण नहीं पाया जा सकता। अन्य जो आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उन सब का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो उनको लगा के साथ में जितने भी उससे को रिलेटेड, जैसे बैंकिंग फ्रॉड पे आज हम बात कर रहे हैं, फोन फ्रॉड पे हम लोगों ने बात करनी है, तो अगर हम ये जो बाकी लॉज हैं उनको भी उसमें समावेशित करेंगे तो बहुत शीघ्रता से हमें न्याय मिलेगा और कहीं पे भी कोई लूप होल नहीं छूटेगा। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनकी, मैं जिसको पूर्णतः सहमति अपनी व्यक्त करना चाहता हूं जिस विषय पे, वो है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन करने का जो विंग है, इन्वेस्टिगेटिंग विंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उस पे बड़ी तत्परता से, और बहुत मुझे बड़ी बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे अब आईओज जो हैं वो ट्रेंड हो रहे हैं, और उनको गवर्नमेंट ने भी स्पेशल अवेयरनेस के तहत उनको जो है गाइड करके किया है। ये तो हो गई बात फंडामेंटली, क्योंकि अगर जो प्रोसिक्यूशन का केस ही मजबूत नहीं होगा, अगर प्रोसिक्यूशन ने किसी केस को तैयार किया, उसमें लूप होल छूट गए, तो फिर ये हमने देखा है कि फिर ट्रायल में डिफेंस लॉयर्स जो है अपनी तमाम चीजें इस्तेमाल करते हुए जो है बरी करवा लेते हैं और केस समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए कार्य करने की हमें और आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन अपने आप को और एडवांस तरीके से बढ़ा रहे हैं। उनके पास काफी सारी नॉलेज है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन एनसीआरबी का जो डाटा 3500 केसेस का, जिसका आदरणीय विक्रम जी ने कहा अभी, वो डाटा मुझे लगता है कि अनुज जी की बात को मैं ज्यादा पकड़ूंगा कि वो करोड़ों में फ्रॉड हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे सरकार ने जिस तत्परता के साथ, आरबीआई की जो रेगुलेशन आए हैं वो बहुत अहम है। वहीं पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा निखिल जी, आपको जान के बहुत हर्ष होगा कि अभी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है फोन फ्रॉड्स के ऊपर, जिसमें कि 4
जो कि अहम मिनिस्ट्रियां हैं उनको उल्लेखित, उनको स्टेक होल्डर बनाया गया है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को लिया गया है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो जितने भी, जैसा आदरणीय विक्रम सिंह जी ने कहा, एडीजी और आईजी पुलिस के अंतर्गत उनको एक नोडल एजेंसी बनाई गई, तो उसको इसमें रखा जा रहा है। डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है। देखिए होता क्या है, क्राइम क्या है, एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा। जो जैसा विक्रम सिंह जी कह रहे थे ना कि कई इसकी शाखाएं हैं इस वृक्ष की, तो वो सिर्फ 2 शब्द अगर हम याद रखें, जहां पे कंप्यूटर और नेटवर्क टूल या टारगेट के रूप में लिया गया। यहां पे या तो वो टूल है जिससे कि फ्रॉड, चीटिंग, पोर्नोग्राफी और तमाम क्राइम जो साइबर क्राइम है वो किए जा रहे हैं, या कंप्यूटर आपका टारगेट है। तो ये 2 चीजें, टूल एंड टारगेट, हमको ध्यान में रखना है, वो क्राइम हो जाता है। और सब कानूनों को सेक्शन, जो देखिए आईटी एक्ट 2000 का जो आया था, उसमें बड़े विस्तृत तरीके से लेटर ऑन चेंजेस करके, अमेंडमेंट करके 2008 में मेरे ख्याल से सेक्शन 65 से 75 तक जो है कई धाराएं, सख्त धाराएं हैं, 3 साल की सजा का प्रावधान है। और देखिए ये साइबर ऑफेंसेस के जो विंग्स हैं, जो शाखाएं हैं, वो बहुत बहुत बड़ी भी है। इंटरनेशनल क्राइम भी इसमें आता है, इंटरनेशनल टेररिज्म आ जाएगा, साइबर टेररिज्म की हम बात करें जी। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें निरंतर कार्य होने की बहुत आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है सरकार इसमें निरंतर कार्य कर रही है, और हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रोसिक्यूशंस, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, अभी वेरी रिसेंटली मैंने देखा उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ये ऐसा है कि हम लोग नई, जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जर्नी होती है, ऐसे ही आईटी एक्ट आया था, और इसी प्रकार से बाकी चीजें भी हम लोग बना रहे हैं। और तत्परता से जो हमारे आगे चैलेंज है उसको हम स्वीकार करते हुए इन अपराधियों को पकड़ने के लिए सक्षम है, लेकिन अभी भी आवश्यकता बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही कि आवश्यकता बहुत ज्यादा है। दरअसल बहुत सारे ऐसे एक पूरा जिसको कहते हैं कि कुटीर उद्योग की तरह पे साइबर क्राइम्स के धंधे चलते हैं। अनुज कुमार अग्रवाल जी, आप देखते हैं तमाम सारे ऐसे देश भर में जिले हैं जो इसके लिए बदनाम है। मैं नाम लेकर के वहां के सब नागरिकों को शर्मिंदा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन तमाम सारे ऐसे जिले हैं हमारे देश में जो इसके नाम से बदनाम है। तो तुम डाल हम पात, इस तरह वाली स्थिति में ये कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम्स चलते हैं। हमारे जो कानून है उसको किस तरह से और दुरुस्त किया जा सकता है इनको, इनकी धरपकड़ के लिए? दूसरी चीज, कितना आपको लगता है कि और ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत है कि जो साइबर जो फ्रॉड्स होते हैं, खासतौर पर जो फोन फिशिंग वगैरह के जो मामले हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा उनको पकड़ा जा सके? किस तरह की ऐसी क्या तकनीक भी और विकसित करने की जरूरत है? बहुत अहम बात कही। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देश में विभिन्न ऐसे पॉकेट्स बन गए हैं और वो पॉकेट्स शिफ्ट हो गए हैं। जो नाम पहले ज्यादा पॉपुलर थे साइबर क्राइम के मामले में, अब वहां से पुलिस की सख्ती के बाद कुछ जो अपराधी हैं वो दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट हो गए हैं। तो हमें कुल मिलाकर ये देखना होगा कि देश के किसी भी हिस्से में ऐसे लोग, ऐसे अपराधी पनपने ना पाए और उन्हें शरण पाए। देश में लगभग 15 लाख पुलिसकर्मी अधिकारी हैं, उनकी सतत ट्रेनिंग, लगातार ट्रेनिंग जरूरी है जी। और चूंकि ये तकनीकी मामला है तो कोई ऐसी विंग बनाई जाए हर पुलिस डिपार्टमेंट में, हर स्टेट में, जहां पर ऐसे लोगों को ट्रेन करने के बाद लगातार रखा जाए। अक्सर ये देखा जा रहा है कि ट्रेनिंग के बाद जो पुलिस अधिकारी इस प्रकार के अपराधों की विवेचना में सक्षम होते हैं, उनका कई बार तबादला हो जाता है और फिर नए लोग आते हैं। वो हालांकि अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन सीखने में उन्हें काफी समय लग जाता है। तो कोई ऐसी इंसेंटिव स्कीम होनी चाहिए जिससे कि लोग इस क्षेत्र में लगातार बने रहें, ताकि जनता को लगातार लाभ मिले। अगर पुलिस के अधिकारी विवेचना नहीं कर पा रहे हैं या डर के मारे शिकायतें नहीं ले रहे हैं, जैसे कि बार बार ये बात सामने आ रही है, जो नंबर्स बताए जा रहे हैं उससे नंबर्स कहीं ज्यादा है, तो जनता को उससे परेशानी होती है। पुलिस के लोग चाहते हुए उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो सतत ट्रेनिंग और एक ऐसा विंग बनाया जाना जहां पर उनको लगातार रखा जाए और कोई ऐसा इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो इस क्षेत्र में लगातार काम कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही तकनीकी मामला है जी। दूसरी चीज ये
कि राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जैसा कि हमने भी बनाया है, किताब भी लिखी है, ऐसी कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सभी जो हमारे स्टेट के यूनिट्स हैं, पुलिस के यूनिट्स हैं, वो करें। क्योंकि अभी देखने में ये आया है कि हर जगह, हर थाने में, हर जिले में अलग अलग तरीके से विवेचना करने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि हमारे माननीय वक्ताओं ने पहले भी कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन का केस अच्छा नहीं है, कमजोर है, तो मेहनत करने के बावजूद, अपराधियों का बावजूद भी कहीं ना कहीं अदालत से उन्हें लाभ मिल जाता है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, वो मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि जब उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ केस बने, तो वो अदालत में केस कमजोर ना पड़ जाए और अपराधियों को सजा मिले। जब अपराधियों को सजा मिलेगी तो अपराधी डरेंगे अपराध करने से, और जनता में एक प्रकार का एक ऐसा माहौल बनेगा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर वो शिकायत करते हैं तो अपराधियों को जो है सजा मिलेगी। तो ये हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और ट्रेनिंग की तरफ ध्यान देना है जी। जहां तक सवाल कानूनों का है, बार बार हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि केवल एक प्रकार के कानून आईटी एक्ट पे इसका भरोसा नहीं रखना है, और अक्सर ऐसे मामलों में आईपीसी की जो सही धाराएं हैं वो भी प्रयोग की जाती है। हाँ, इसमें कुछ चूंकि नए प्रकार के अपराध बार बार सामने आ रहे हैं, सामाजिक भी अपराध आ रहे हैं, आर्थिक भी आ रहे हैं, और सरकारों पर अनुज जी क्या इसमें बैंक्स वगैरह को, जो बैंक्स हैं जो एक एंड पे हैं, वो उनको और सजग और प्रॉम्प्ट होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि फ्रॉड शायद ना हो रहे हों, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जब हम जो एक ग्राहक है वो हतोत्साहित तब हो जाता है जब वो देखता है कि उसके कुछ पैसे उसने मान लिया किसी यूपीआई में ट्रांसफर किए, और यूपीआई के एंड से बताया जाता है कि जब ये आए नहीं, बैंक कहता है हमने ट्रांसफर कर दिया, बैंक कहता है मामले की जांच कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, इन सभी मामलों में समय का बहुत महत्व है। इस प्रकार अपराध होने के बाद जब व्यक्ति शिकायत करने बैंक में जाता है तो कई बार टालम टोल करते हैं, उसकी शिकायत नहीं लेते हैं, उसको कहते हैं कि आप पहले पुलिस में जाइए, शिकायत करिए। वो बेचारा पुलिस में जाता है और वहां भी कुछ समय लग जाता है, और कई बार उसमें भी देरी होती है, और इस दौरान अपराधी उन पैसों को किसी माध्यम से निकालने में कामयाब हो जाता है, और उसके बाद जांच पड़ताल के बाद लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है जी। तो ये बिल्कुल इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, और उन्हें अपने सभी काउंटर पे जो अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं उनको ये एसओपी देना चाहिए कि किसी भी प्रकार की शिकायत अगर व्यक्ति मौखिक रूप से भी करता है तो तत्काल उसे लें और उस पर प्रभावी कार्रवाई करें, उस पैसे को तक पहुंचने में रोकें। उसमें ये कहना कि वो यूपीआई में चला गया तो आप यूपीआई से पता करिए, या पेटीएम में चला गया तो आप पेटीएम से पता करिए। हर व्यक्ति से ये उम्मीद करना कि वो पेटीएम को जाके डील कर पाएगा या उनके सक्षम अधिकारियों तक तुरंत पहुंच पाएगा, ये संभव नहीं होता है। ये बैंकों को देखना है कि उनको ब्रांचें, चूंकि वो कस्टमर सबसे करीब होता है और कस्टमर बैंक की ब्रांच को पहचानता है वगैरह, या यूपीआई तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके कोई ऐसे ऑफिस नहीं है जहां पर लोग जा सकें। पर कई बार जो उनकी हेल्पलाइन होती है वो इतनी बिजी रहती है कि लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, बिल्कुल ठीक फरमाया, भाषाओं से बात नहीं कर पाते। तो बिल्कुल बैंक की जिम्मेदारी है, और अगर बैंक उसमें सहयोग नहीं करता है तो मुझे लगता है कि उस पर उनको फाइन की प्रावधान भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बैंकों को और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। फिलहाल डॉक्टर विक्रम सिंह के पास चलते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है इस तरह के अपराधों की रोकथाम के लिए? क्योंकि कई बार ये एक सीधा सीधा अपराध नहीं है जहां पर जैसे आपने खुद कहा कि फिंगरप्रिंट्स और दूसरे चीज़ों की जो प्रूफ्स है उनकी मदद से आप किसी अपराध का भंडाफोड़ कर लेते हैं। यहाँ पर स्थितियाँ बड़ी दुरूह और बहुत तकनीकी जानकारी की भी ज़रूरत होती है। तो किस तरह के आपको चैलेंजेस नज़र आते हैं? और बार बार ये दोनों गेस्ट हमारे जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन बेहतरीन होनी चाहिए, ये इसका जिम्मा भी पुलिस के सिरे पे ही आता है। बेशक निखिल जी, इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पुलिस विवेचकों की प्रशिक्षण में बहुत बल दिया जाना चाहिए। रोज रोज नए नए मोडस ऑपरेंडाई बन रहे हैं। विद्वान पैनलिस्ट अनुज जी ने और संजय जी ने जिस बात पे प्रकाश डाला है, अनुज जी ने जो बात कह करके और अपनी गरिमा के अनुरूप उन्होंने खुलासा नहीं किया, मैं उसका खुलासा कर रहा हूं। यह संगठित अपराध है, शीर्षस्थ और बड़े प्रशिक्षित लोग इसमें सम्मिलित हैं। और मैं संस्तुति करूंगा कि सब लोग एक पिक्चर देखें, जामतारा, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है। जामतारा में संगठित गिरोह में कम से कम 400 युवा ऐसे थे जो पूरे हिंदुस्तान में साइबर क्राइम कर रहे थे। और दिल्ली पुलिस की शिकायत पे जब दिल्ली पुलिस की टीम जामतारा गई तो उनके साथ मजाहिमत हो गई, मारपीट हो गई।
आप ये समझ सकते हैं कि जब वहां की संलिप्तता, मैं इस पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं फिलहाल, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस वहां जाकर के पिट करके मुंह की खा के आई जामताड़ा में, वहां पर 200 लोग निरंतर कॉल सेंटर की तरीके से पूरे भारत को छलनी कर रहे हैं, तो समस्या उतनी नहीं कि सामान्य अपराध नहीं, यह संगठित अपराध है। इसके पीछे हायरार्की है, प्रॉफिट शेयरिंग है, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की किसी हद तक मिली भगत भी है। तो इस चीज को जब देखना होगा कि संगठित अपराध की अगर हमें कमर तोड़नी है तो वो एक दूसरा आयाम और दूसरी प्रैक्टिस हो जाती है, जिसमें जो उनके लेवल का प्रशिक्षण है, उनका R&D है, उससे एक जनरेशन आगे R&D पुलिस और हमारे विवेचकों का होना चाहिए। जैसा कि संजय जी ने प्रकाश डाला, हमारे विवेचक अब बीटेक और एमटेक आ रहे हैं, IIT के पास आउट्स आ रहे हैं, तो वो जमाना चला गया जो 10 साल पहले था या 5 साल पहले भी था। अब स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। उसको आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि पहले तो FIR नहीं हो रही है, नोडल अफसर के पास जाएं, वेबसाइट पे जाएं, FIR हो जाती है, त्वरित विवेचना, और अगर उसमें विलंब होगा, जैसा कि अनुज जी ने कहा, उतनी देर में खाता बंद होकर के पैसा अकाउंट में झाड़ू लग जाएगा और वो पैसा गायब हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि त्वरित इसकी जो सीक्रेट है, प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन, प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन, इमीडिएट रिकवरी ऑफ टूल्स ऑफ क्राइम, इमीडिएट रिकवरी ऑफ द स्टोलन मनी, ये 4 बिंदुओं के ऊपर ये सारा साइबर क्राइम जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, इसके ऊपर अगर कार्रवाई करें तो आपका सक्सेस रेट, मुझे कोई संदेह नहीं, 90% से ऊपर ही जाएगा। जी बिल्कुल। अब समय की बहुत कमी है हमारे पास। फिलहाल संजय जी आपसे बहुत सारे सवाल पूछने थे, लेकिन फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू फ्रॉड होता है या कोई चीज़ दिखाई गई, बेची गई कोई दूसरी चीज़, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि कंज्यूमर फोरम्स जो है वो कारगर सिद्ध हो सकते हैं। कितने कारगर हैं इस तरह के फ्रॉड्स में न्याय दिलाने के लिए? थोड़ा संक्षेप में रखिएगा अपना जवाब। देखिए, अगर तो ये कोई फ्रॉड होता है तो फिर कंज्यूमर फोरम में इसका विवेचना नहीं की जा सकती, वो क्रिमिनल केस हो जाता है। लेकिन अगर कुछ दिखा के कुछ बेचा गया और कहा फिर, और उस तरीके से जो है फ्रॉड से थोड़ी सी कम संज्ञा, यानी कि क्राइम नहीं हुआ है, तो इसकी निश्चित तौर से विवेचना जो है, और इसका केस जो है वो न्यू कंज्यूमर एक्ट में, जो कि नया पास हुआ है अभी 20 जुलाई 2020 में उसको लागू किया गया है, निश्चित तौर पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में, तीनों स्तर पे, नेशनल कमीशन पे कंप्लेंट की जा सकती है, और कंज्यूमर फोरम बड़ी तत्परता के साथ जो स्पीडी जुरिस्डिक्शन दिलवाने में संजय जी, अब बस समय लगभग हमारा समाप्त हो गया है। एक लाइन में हमारे तीनों गेस्ट से मैं चाहूंगा कि एक लाइन में अपना जो अंतिम वक्तव्य है वो बता दें। अनुज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि सतर्क रहें, और बैंकों से मेरा विशेष अनुरोध है कि कभी ग्राहकों के पास शिकायत लेकर जाएं, टालम टोल करने की बजाय मौखिक शिकायत को तुरंत लें और अकाउंट में ट्रांसफर को रोकें। जी बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम सिंह, एक लाइन में सर। जागरूकता ही इसकी सफलता की कुंजी है, मौन रहें, अनावश्यक सूचना न दें। धन्यवाद जी। संजय जी, देखिए, बहुत सही कहा जैसा अभी विक्रम सिंह जी ने, बिल्कुल किसी को कोई अपनी सूचना नहीं देनी है। और एक सबसे बड़ा काम जो सरकार कर रही है और करना है, इस कानून को, इसकी जो इसकी कठोरता है उसको जन जन तक बिल्कुल कानून को सख्त बनाना है और लोगों को जागरूक करना है। हम तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आप सभी लोगों का, कि आप आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की, लोगों को जागरूक किया। तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए कानून लगातार सख्त हो रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले दिन जो है कुछ और बेहतर हो सकेंगे। इन पर जो इस तरह के अपराधी हैं उनकी धरपकड़ तेज हो सकेगी, इस पर निश्चित तौर पर एक शुचिता, एक पारदर्शिता आ सकेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में, आत्मनिर्भर भारत में, बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।